हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सो इस चैप्टर में हम क्रॉप्स के प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो जो भी हमारे चैनल में न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। पहेली एंड बूझो वेंट टू दियर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन। पहेली और बूझो अपने चाचा के घर पर जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, उनके जो चाचा हैं वो फार्मर हैं। One day, they saw some tools like खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग etc. in the field. एक दिन उन्होंने कुछ टूल्स फील्ड के अंदर देखे, जैसे खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लग। अब जो बूझो है वो जानना चाहता है कि इन टूल्स का कहाँ और कैसे यूज़ होता है। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। तुम ये जान चुके हो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है। प्लांट्स अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या तुम ये याद कर सकते हो कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो कैसे अपना फूड खुद से बना सकते थे? तो जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, जिसके अंदर प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है। एनिमल्स और ह्यूमंस अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो जो एनिमल्स हैं उनको फूड कहाँ से मिलता है? पर सबसे पहले ये सवाल है कि फूड इतना ज़रूरी क्यों होता है हमारे लिए। तो तुम्हें जान चुके हो कि जो एनर्जी है फूड के अंदर, खाने के अंदर जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके थ्रू हम कोई भी फिज़िकल वर्क जो हमारे बॉडी के द्वारा होता है उसको कर सकते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सबको कर सकते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। हमें अपना फूड या तो प्लांट से या फिर एनिमल से या फिर इन दोनों से ही मिल जाता है। अब बूझो के सवाल ये हैं कि सारे लोगों को ही फूड की ज़रूरत होती है, तो हम जो भी कंट्री के अंदर जो भी लोग रहते हैं उन सभी को फूड कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? तो पहेली कहती है कि उसके लिए ज़रूरी है फूड का लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होना। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, अब अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन के अंदर लोगों को फूड प्रोवाइड करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? रेगुलर प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाए फूड को। प्रॉपर मैनेजमेंट, एकदम सही मैनेजमेंट की जाए। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी, और डिस्ट्रीब्यूशन बांटना नेसेसरी है, ज़रूरी है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, 10,000 BCE तक जो लोग थे वो नोमैडिक थे। वो ग्रुप्स के अंदर एक से दूसरी जगहों में घूमते रहते थे फूड और शेल्टर की तलाश में। वो पक्के फ्रूट्स को खाते थे, वेजिटेबल्स को खाते थे, और फिर जानवरों का शिकार करना उन्होंने शुरू कर दिया अपने फूड के लिए। बाद में उन्होंने लैंड के ऊपर कल्टीवेट क्रॉप्स उगाना शुरू करा, जैसे कि राइस, वीट और बाकी जो क्रॉप्स हैं उनको, और तब से एग्रीकल्चर का प्रोसेस बॉर्न हुआ। अब यहाँ पे आपको क्रॉप्स की डेफिनेशन दे रखी है कि जब सेम तरीके की क्रॉप्स को या प्लांट्स को उगाया जाता है एक ही जगह पे एक लार्ज स्केल में, तो उसे क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वीट की जो क्रॉप है, इसका मतलब क्या है कि उस फील्ड के अंदर हर तरफ वीट ही वीट उगा रखी है। इसका मतलब कि अगर ये हमारी फील्ड है तो इसके अंदर पूरी की पूरी फील्ड के अंदर वीट ही वीट उगा रखी होगी। ये नहीं है कि इधर वीट उगा दी, इधर वीट उगा दी, इधर राइस उगा दी, इधर पैडी उगा दी, ऐसे नहीं है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अब तुम्हें पहले से जानते हो कि जो क्रॉप्स है वो अलग तरीक़ों की होती हैं। कोई सीरियल्स होती है, कोई वेजिटेबल सब्जियां होती है, कोई फ्रूट्स होती हैं। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीज़न इन विच दे ग्रो। अब इनको हम कैसे पहचान सकते हैं? ये देख के कि ये जो क्रॉप्स हैं वो कौन से सीज़न में ग्रो हो रही हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, इसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल हर जगह अलग अलग है। तो इन्हीं सब चीज़ों के वजह से जो वैरायटी है क्रॉप्स की वो भी हर पार्ट्स में डिफरेंट है हमारी कंट्री के अंदर। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, 2 ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। अब 2 मेन क्रॉप्स यहाँ पे आई हैं। कौन कौन सी? पहला खारिफ क्रॉप्स, दूसरी रबी क्रॉप्स। तो खारिफ क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन्स के अंदर उगाई जाती हैं, बारिश के टाइम पे उगाई जाती हैं, उनको खारिफ क्रॉप्स बोला जाता है। बारिश जो है इंडिया के अंदर वो मेनली जून टू सितंबर के अंदर होती हैं।
तो इसके अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं खरीफ में? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। इसलिए इनको बारिश के सीज़न में उगाया जाता है। कब? जून टू सितंबर में। रबी क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं? वो क्रॉप्स जो सर्दियों में उगाई जाती हैं, यानी कि अक्टूबर टू मार्च, उनको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जांपल्स क्या है रबी क्रॉप्स के? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लाइन सीड। बिसाइड्स दीज, अब रबी और खरीफ क्रॉप्स के अलावा भी एक और क्रॉप होती है जिसको ज़ैद क्रॉप बोलते हैं, वो इस चैप्टर में दी नहीं हुई है अभी। तो ज़ैद क्रॉप्स के अंदर क्या आती है? पल्सेस और वेजिटेबल्स, जो कि वो क्रॉप्स होती हैं जो गर्मियों के अंदर उगाई जाती हैं। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब मुझे पूछ रहा है कि पैडी को विंटर सीजन्स के अंदर क्यों नहीं उगाया जाता? क्योंकि जो पैडी है वो तो रेनी सीजन में उगाई जाती है, तो उसको विंटर सीजन में क्यों नहीं उगाया जाता? तो पहली कहती है कि पैडी एक ऐसी क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए उसको बारिश के मौसम में ही उगाया जाता है। अब विंटर्स के अंदर इतनी ज़्यादा बारिश तो होती नहीं जितनी रेनी सीजन्स के अंदर होती है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब तुमने देखा होगा कि किसी भी क्रॉप को आपको उगाना है तो उसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज़ फार्मर को करनी पड़ती हैं। यू मे फाइंड, तुम शायद ये ढूंढ सको कि अब ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिमिलर लगती है कहीं कहीं पे। जैसे आप गार्डनर्स को देखोगे जो पार्क के अंदर होते हैं या फिर आपके स्कूल के अंदर होते हैं, तो प्लांट्स को उगाने के लिए वो भी वही कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जैसे फार्मर्स करते हैं। यहाँ तक कि जब आप भी अपने घर में प्लांट्स उगाते हैं तो आप भी कुछ उन्हीं तरीक़ों की एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं। दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो इन टास्क को अलग से एक नाम दे दिया गया है जिसको कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और वो क्या है? पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, चौथा इरिगेशन, पांचवा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, छठा हार्वेस्टिंग एंड सातवां स्टोरेज। सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। एक क्रॉप को उगाने से सबसे पहले जो एक प्रोसेस आता है उसको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर के अंदर, जिसके अंदर जो मिट्टी है उसको ढीला छोड़ दिया जाता है। अब ढीली मिट्टी क्या काम करती है कि जो क्रॉप्स जब आप उस ढीली मिट्टी के ऊपर उगाएंगे तो उसकी जो रूट्स हैं वो और भी नीचे गहराई में जाती जाएंगी, जो उस क्रॉप्स की क्या हेल्प करेंगी कि वो क्रॉप और भी ज़्यादा इजी वे में सांस ले पाएंगी मिट्टी के अंदर। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजीली। अब मिट्टी का ढीला होना कैसे अलाउ कर देती है क्रॉप्स को कि वो और इजी वे में सांस ले पाए? द लूजन्ड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब जो ढीली मिट्टी है वो क्या हेल्प करती है अर्थवर्म्स के और माइक्रोब्स की, कि ये जो दो कीड़े हैं अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स, ये मिट्टी के अंदर ग्रोथ कर पाते हैं, उग पाते हैं, पैदा हो पाते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थवर्म्स और माइक्रोब्स, ये दोनों फार्मर्स के फ्रेंड्स हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। तो ये दोनों माइक्रोब्स और ये जो अर्थवर्म्स है क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर ह्यूमस प्रोड्यूस कर देते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्नड एंड लूजनड। पर सॉइल को ढीला छोड़ने की क्या ज़रूरत है? You have learnt in the previous classes that soil contained many minerals, water, air and some living organisms. तुमने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो मिट्टी है उसके अंदर कई सारी चीज़ें जैसे मिनरल्स होती हैं, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स और जो एनिमल्स हैं वो भी इसके अंदर डिकम्पोज होते हैं। इन दिस वे, इन तरीक़ों से वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। अब जो ऑर्गेनिजम्स उस मिट्टी के अंदर मरे हुए हैं उनका न्यूट्रिएंट जो भी है, उनके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। फिर ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट्स इनको वापस से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। अब जो सबसे टॉप लेयर जो है हमारी अर्थ की, उसके अंदर सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर्स तक जो प्लांट की ग्रोथ है वो ये सारी चीज़ें सपोर्ट कर सकती है।
turning and loosening of soil brings the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients। तो अब इसमें क्या बताया गया है कि जो मिट्टी है उसका ढीला होना, मिट्टी का ढीला होना क्या करती है, मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो प्लांट्स तक पहुंचा देती है। दस इसीलिए टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कि मिट्टी का ढीला होना कल्टीवेशन जो है क्रॉप्स का उसके अंदर बहुत ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड टाइलिंग एंड प्लगिंग। अब ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर मिट्टी को ढीला कर दिया जाता है उस प्रोसेस को टाइलिंग और प्लगिंग कहते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लग। और ये जो टाइलिंग और प्लगिंग का जो प्रोसेस है इसको एक टूल जो प्लग है उसका यूज़ किया जाता है इसके अंदर। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। अब जो प्लग ये जो टूल है ये या तो लकड़ी से या फिर आयरन से बनाया जाता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, तो प्लगिंग करने से पहले मिट्टी को पानी देना ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके बाद उसके ऊपर प्लगिंग की जाती है। द प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब जो प्लग्ड फील्ड्स होते हैं जिसके अंदर पहले से ही खोदा जा चुका होता है मिट्टियों को, तो उसके अंदर बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं जिसको क्रम्स बोला जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स, तो अब इन क्रम्स को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। अब जो फील्ड है जिसके ऊपर आप अपना ये बीजों को बोना चाहते हैं, जिसके ऊपर फिर क्रॉप्स ग्रो होंगी, तो उन फील्ड्स को सबसे पहले खोदना बहुत ज़रूरी होता है जितना ज़रूरी पौधों को पानी देना होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। अब जो लेवलिंग जो है सॉइल का उसको लेवलर एक टूल है उसकी हेल्प से किया जाता है। समटाइम्स कभी कभी मैन्योर भी इसके अंदर ऐड किया जाता है टाइलिंग का प्रोसेस करने से पहले। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। ये क्या हेल्प करता है कि जो मैन्योर है वो भी सॉइल के साथ में मिक्स हो जाती है। द सॉइल इज़ मॉइस्टन्ड बिफोर सोइंग। सॉइल जो है फिर वो गीली रहती है बीज बोने से पहले। नाउ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर सोइंग द सीड्स, बीजों को बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। ज़रूरी है कि जो सॉइल के ऊपर जो क्लम्प्स हैं, जो कुछ पत्थर हैं या फिर कुछ भारी सी सूखी हुई जो ज़मीन है उसको प्लेन बना दिया जाए जिससे कि आपको बेटर यील्ड या फिर बेटर क्वालिटी की लैंड मिल जाए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। कई सारे टूल्स की इसके अंदर यूज़ होती है। तो वो कौन कौन से टूल्स हैं? प्लग, हो और कल्टीवेटर। यहाँ पे देखिए आपको प्लग का डायग्राम भी दे रखा है। ये प्लग का डायग्राम है। इसको प्लग शेयर बोलते हैं, इसको प्लग शाफ्ट बोलते हैं। प्लग के बारे में बता रखा है। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम्स फॉर टाइलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। ये बहुत पुराने टाइम से यूज़ हो रहा है। जो सॉइल है उसको टाइलिंग करने के लिए प्लग का ही यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र्स जो हैं क्रॉप्स के अंदर डालने के लिए प्लग का ही यूज़ किया जाता है। जो वीड्स हैं जो मिट्टी के अंदर आ जाती हैं उसको, मतलब जो मिट्टी के अंदर उग जाती हैं, उनको हटाने के लिए भी प्लग का ही यूज़ किया जाता है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स। ये लकड़ी से बनती हैं और जैसे इधर ये प्लग इन दो बैलों के ऊपर टंगा दिया है, देन मिट्टी ये जोत रहे हैं, तो इसी तरीके से इस प्लग का यूज़ किया जाता है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। इसके अंदर आपको दे रखा है प्लग शेयर किसे कहते हैं। ये ट्रायंगुलर स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर पार्ट, इसको प्लग शेयर कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। जो मेन पार्ट है इसके अंदर वो क्या है? जो लंबी सी डंडी है वुड की, वो इसका मेन पार्ट है, विच इज़ कॉल्ड अ प्लग शाफ्ट, जिसको प्लग शाफ्ट कहते हैं। ये देखिए, ये जो लंबी सी जो लकड़ी है वुड, इसको प्लग शाफ्ट बोला गया है।
देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। अब जो एंड है, जो एकदम कॉर्नर है शाफ्ट का, उसके अंदर एक हैंडल है। द अदर एंड इज़ अटैच्ड टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक्स। अब देखिए, दोनों के दोनों साइड्स ही बुल्स के ऊपर डाले गए हैं। ये वाली साइड इस वाली बुल के ऊपर डाली गई है, वो वाली साइड इस बुल के ऊपर डाली गई है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। अभी जो एक पेयर है बुल का या फिर एक आदमी, तो दोनों ही इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको इस वाली फिगर में दिखा रखा है। नाउ द इंडिजिनियस वुडन प्लग is increasingly being replaced by iron plugs nowadays। अब आज तक तो मतलब कुछ दिन पहले तक या फिर जो एंशियंट जो टूल्स थे जब प्लगों का यूज़ होता था, तो एंशियंट टाइम पे, पुराने टाइम्स के अंदर वुड का यूज़ करके प्लग को बनाया जाता था, पर आजकल आयरन को यूज़ करके प्लग को बनाया जाता है। अब हो के बारे में बता रखा है, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। ये एक सिंपल टूल है जिससे वीड्स को रिमूव किया जाता है और जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको लूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड। इसके अंदर एक बहुत लंबी सी रॉड होती है लकड़ी की और आयरन या फिर आयरन की। एज स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन एंड ऑफ इट्स एंड। वर्ड्स लाइक अ ब्लेड। यहाँ पे आपको हो की डायग्राम में दे रखा है, ये देखिए, ये वुड या फिर आयरन से बनती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स, और ये एनिमल्स के द्वारा खींची जाती है। अब कल्टीवेटर के बारे में, नाउ अ डेज प्लगिंग इज़ डन बाय अ ट्रैक्टर। अब आजकल जो प्लगिंग है वो ट्रैक्टर के यूज़ से हो रहा है। ड्राइवन कल्टीवेटर, द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब जो यूज़ है कल्टीवेटर का, वो लेबर और टाइम को भी सेव करता है। ये देखिए, सोइंग। अब सोइंग का प्रोसेस है सेकंड प्रोसेस। सो सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो सोइंग है वो क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। तो बीजों को बोने से पहले अच्छे क्वालिटी, साफ़ और हेल्दी सीड्स जो हैं गुड वैरायटी के, उनको सिलेक्ट किया जाता है। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। जो फार्मर्स हैं वो उन सीड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो और ज़्यादा लार्ज स्केल ऑफ लैंड के अंदर ग्रो हो पाए। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल। एक दिन मैंने अपनी मम्मी को देखा कि वो कुछ ग्राम के जो सीड्स हैं, बीज हैं, उनको एक वेसल बर्तन के अंदर डाल रही हैं। एंड पोर सम वाटर ऑन देम, और उसके ऊपर भी थोड़ा पानी डाल रही हैं। कुछ मिनटों के बाद में सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन द टॉप। कुछ सीड्स जो थी वो पानी के ऊपर फ्लो करने लगी थी। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। मैं हैरान हो गई कि क्यों कुछ जो सीड्स हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। एक्टिविटी 1.1, आपको एक बीकर लेना है एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, और आपको उस बीकर को आधा जो है पानी से भर देना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टिर वेल। आपको एक हाथ भर के या फिर एक मुट्ठी व्हीट लेनी है और उसके अंदर डाल देना है उनके बीजों को, और अच्छे से मिक्स करना है, शेक करना है। कुछ टाइम के लिए आपको फिर वेट भी करना है। आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। जो ये सीड्स हैं जो आपने अभी पानी के अंदर डाली, क्या वो भी फ्लोट कर रही हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या वो उनसे ज़्यादा हल्की हैं या उनसे ज़्यादा भारी हैं उनसे जो डूब गई हैं? वाई वुड दे बी लाइटर, वो क्यों लाइटर हैं? डैमेज्ड सीड्स बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। अब जो डैमेज सीड्स हैं वो हॉलो बन गई, इसीलिए वो लाइटर हो गई, हल्के वेट में हो गई, इसीलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। मतलब कि वो सीड्स जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। ये गुड मेथड है गुड्स को सेपरेट करना, हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड वाले जो पार्ट्स हैं उनसे सेपरेट करने के लिए एक अच्छा मेथड है।
बिफोर सोइंग, बीजों को बोने से पहले वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब बीजों को बोने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क ये भी है, ये जान लेना उन टूल्स के बारे में यूज फॉर सोइंग सीड्स, जो बीजों को बोने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स। अब जो वो टूल्स जो ट्रेडिशनली यूज़ किए जाते हैं बीजों को बोने के लिए, उनकी फनल जैसी शेप होती है। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends pierce into the soil and place seeds there. तो आपको 1.2 के अंदर ए और बी फोटोज़ भी दिखा रखी हैं। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है बीजों को बोने का, और बी वाला ये भी अ सीड ड्रिल, जिसके अंदर एक सीड ड्रिल की हेल्प चाहिए होती है। ये इसके अंदर ये जो नीचे नुकीले से जो पार्ट्स हैं, ये काम करते हैं लैंड को खोदने के लिए और बीजों को बोने के लिए। ओके, तो इन सभी की फनल जैसी शेप भी है। इधर जैसे हम देखें, इधर फनल शेप है ये, जिसके अंदर बीजों को डाला जा रहा है, और इसके अंदर इधर ऊपर वाले पार्ट में फनल जैसी शेप्स लगी हुई हैं। ओके, सो पार्ट हो गया वाला। नाउ सीड ड्रिल। सो नाउअडेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। अब जो सीड ड्रिल जो है वो यूज़ की जा रही है ट्रैक्टर्स के हेल्प से। दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब ये क्या हेल्प करता है कि इक्वल डिस्टेंस पे जो सीड्स हैं वो डाली जा पाती हैं। इट ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This protects seeds from being eaten by birds. अब ये क्या हेल्प करता है कि जो बर्ड्स हैं वो उन्हें ये प्रोटेक्ट करता है, उनसे उन सीड्स को प्रोटेक्ट करता है कि बर्ड्स के उन सीड्स को खा ना जाए। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। अब जो सोइंग है सीड ड्रिल की हेल्प से, वो टाइम को भी सेव करता है और लेबर को भी सेव करता है। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। एक नर्सरी है मेरे स्कूल के पास में। आई फाउंड दैट लिटल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। मैंने ये ढूंढा वहाँ पे कि प्लांट्स वहाँ पे रखे जाते हैं छोटे छोटे बैग्स के अंदर। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, उनको इन तरीक़ों से क्यों रखा जाता है। सो सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। अब जो सीड्स जो हैं कुछ प्लांट्स के, जैसे कि पैडी, तो वो नर्सरी के अंदर ही ग्रो होती हैं। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जब वो सीडलिंग्स में ग्रो हो जाती हैं तो दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। फिर उनको मैनुअल वे में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है फील्ड्स के अंदर, खेतों में। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। अब जो प्लांट्स या फिर फ्लावर्स जो फॉरेस्ट के अंदर ग्रो होते हैं वो भी नर्सरी के अंदर उनमें से कुछ ग्रो करी जाती हैं। अब जो आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।